नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आपका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, लालच बुरी आदत होती है, अगर इंसान बाहर निकल जाए तो अच्छा है। आज की कहानी एक और युवक की है जिसको लालच ने मार दिया। आगे की कहानी आप सुने। लालची स्वभाव की काजल ने अपने जीजा आशुतोष राजपूत उर्फ प्रिंस के दोस्त आयुष गुप्ता से दोस्ती कर नजदीकियां तो बढ़ा लीं, लेकिन उसे इसके अंजाम की तनिक भी आशंका नहीं थी। फिर एक दिन इसका ऐसा खौफनाक नतीजा सामने आया कि सर्दी बहुत ज्यादा थी। हो भी क्यों न, जनवरी का सर्द महीना जो था। इस मौसम में धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सूरज के भी खुलकर दीदार नहीं हो पा रहे थे। गलियां ऐसे मौसम में बेरौनक हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग घरों के दरवाजे बंद करके रोजमर्रा का काम करते हैं। शाहजहांपुर के गडियाना मोहल्ले में रहने वाले आशुतोष राजपूत उर्फ प्रिंस उर्फ बबुआ की साली काजल इस सर्द मौसम में उसके यहाँ आई हुई थी, किंतु ठंड ने उसे रजाई में दुबका कर बिठा दिया था। दिन के 11 बज रहे थे। काजल नित्यकर्म से फारिग होने के बाद रजाई में आकर बैठ गई थी। वह मोबाइल में YouTube देखने में खोई हुई थी। कमरे में उसकी बहन पलक चाय की ट्रे लेकर आई तो काजल को रजाई में दुबकी देखकर मुस्कुरा पड़ी। तुम तो घूमने के इरादे से आई थी काजल? सर्दी बहुत है दीदी, बिस्तर से पाँव नीचे रखने की हिम्मत नहीं हो रही है। तुम घूमने की बात कह रही हो? काजल ठिठुरन भरे लहजे में बोली। चाय लो, शरीर में स्फूर्ति और गर्मी आ जाएगी। चाय का प्याला काजल की ओर बढ़ाते हुए पलक बोली। चाय भी कुछ ही देर के लिए गर्मी देती है दीदी, तो किसी पुरुष से दिल लगाओ न, शरीर से ठंडी उड़न छू हो जाएगी। काजल की बात काट कर पलक ने हंसते हुए कहा। काजल और पलक दोनों बहनें जरूर थीं, लेकिन एक साथ रहते हुए दोनों हर तरह की बातें दिल खोलकर करती थीं। ओह, काजल ने पलकें झपकाईं। यह मंत्र तुमने शादी के बाद सीखा है क्या दीदी? अरे नहीं, पलक झिमक गई। मैंने सुना है। वैसे इस दिल लगाने का मेरी नजर में यह मतलब निकलता है कि दिल लगाने से नारी का मन पुरुष के ख्यालों में ही उलझा रहता है। उससे कहाँ मिलना है, कब मिलना है, इसी में उलझी नारी अपने अंदर ठंड का एहसास नहीं करती, या यूं समझ लो ठंड उसके पास नहीं फटकती। यह तो मैं मान सकती हूँ दीदी, ठंड को महसूस किया जाए या याद किया जाएगा तो वह हमें आकर चिपकेगी। मन इधर उधर लगा रहेगा तो ठंड का एहसास ही नहीं होगा। किंतु ठंड का एहसास ना हो, इसके लिए पुरुष से ही दिल क्यों लगाया जाए? कुछ और भी तो किया जा सकता है। पुरुष की कंपनी मिलेगी तो हम लंबे समय के लिए बिजी हो सकते हैं। दूसरा काम तो शुरू किया और घंटे 2 घंटे में खत्म। यह बात तो है दीदी। तो फिर निकलो रजाई से और किसी सुंदर सजीले पुरुष की तलाश करो जिससे तुम दिल लगा सको। तुम मुझे यह सलाह दे रही हो दीदी? काजल से पलकें झपकाएं। क्या हुआ, आज का मॉडर्न जमाना है। तुम अपने लिए बॉयफ्रेंड चुन लोगी तो मम्मी पापा और हमारी टेंशन भी दूर हो जाएगी। हम तुम्हारी उस लड़के से शादी कर देंगे। शादी न करके मैं उसके साथ फुर हो गई तो काजल ने आंखें नचाकर कहा, तो और भी अच्छा होगा, हमारा शादी का खर्चा बच जाएगा। पलक ने कहा और हंस पड़ी। मैं जानती हूँ तुझे, तू ऐसा कदम नहीं उठाएगी। क्यों नहीं उठाऊंगी? क्योंकि तू हम लोगों से प्यार करती है, पलक ने मुस्कुरा कर कहा। काजल थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, दीदी तुम सचमुच कह रही हो ना कि मुझे कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए? हाँ, पलक ने सिर हिलाया। इसमें गलत क्या है? तू जवान हो गई है, तुझे अपने लिए हैंडसम लड़का ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, यह याद रखना, लड़का हैंडसम ही नहीं हो, उसकी जेब में माल भी होना चाहिए, यानी दौलतमंद लड़का हो। काजल ने होंठों को गोल दायरे में सिकोड़ कर सीटी बजाई। ऐसा एक लड़का मैंने यहीं गौटिया मंदिर में कल ही देखा था। शाम को जब मैं माथा टेकने मंदिर गई थी तो वह वहां मुझे नजर आया था। तूने कैसे भांप लिया? वह दौलतमंद है, उसके पास बढ़िया बाइक थी। उसने मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को 50 से 50 रुपए का दान भी दिया। शुक्ला सूरत से कैसा है तेरा यह दौलतमंद? पलक ने मुस्कुराकर पूछा। दुबला पतला है, खूबसूरत भी है। कहो तो मैं उसका आज नामता मालूम कर आऊं? कर ले, पलक ने हरी झंडी दे दी। लड़का अच्छा हुआ तो तेरे लिए हम रिश्ते की बात कर लेंगे। ठीक है, मैं आज शाम को मंदिर होकर आऊंगी। अब तुम मुझे बढ़िया खाना बनाकर खिलाओ दीदी, पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। बनाती हूँ, सब्जी पक रही है, बस वही तैयार होते ही रोटियां बनाकर परोस दूंगी, पलक ने कहा और कप ट्रे में रखकर वे कमरे से बाहर निकल गई। आयुष गुप्ता को फांसने के लिए काजल ने चुना अनोखा तरीका। काजल ने जिस लड़के को गौटिया मंदिर में देखा था उसका नाम आयुष गुप्ता था। उसके पापा दिलीप कुमार गुप्ता काफी पैसे वाले थे।
उनका टेंट का बड़ा कारोबार था, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने बेटे आयुष के कंधे पर डाल दी थी। अब आयुष ही टेंट के कारोबार को देखता था। आयुष बहुत सीधा और धार्मिक प्रवृत्ति वाला इंसान था। वह रोज मंदिर जाता था और गरीबों को खाना खिलाने के लिए रुपयों का दान करता था। काजल ने अपनी बहन पलक के कहने पर उसी शाम मंदिर में जाकर आयुष के बारे में वहां के गरीब लोगों से मालूम कर लिया था। गरीब लोग आयुष को काफी समय से पहचानते थे। उन्होंने ही बताया था कि आयुष गुप्ता बगैर नागा किए इस मंदिर में शाम को जरूर आता है। काजल ने दूसरी शाम आयुष की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बहुत खूबसूरत नाटक किया था। वह शाम को शाल ओढ़कर उन गरीब लोगों की पंगत में जाकर बैठ गई थी, जो आयुष से कुछ पाने की आस में रोज कतार लगाकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते थे। आयुष अपने समय पर मंदिर में आया तो उसके हाथ में पूजा की टोकरी थी, जिसमें फूल और पूजा करने के लिए धूप बत्ती, माचिस, चंदन आदि था। आयुष ने मंदिर में जाकर पहले पूजा की, फिर खाली टोकरी लेकर वह बाहर सीढ़ियों की ओर आ गया। सीढ़ियों पर गरीब लोग कतार में उसी का इंतजार करते बैठे रहते थे। आयुष ने जेब से रुपए निकालकर सभी को 50 से 50 रुपए देने शुरू किए और कतार की अंतिम छोर तक आ गया। यहाँ बैठी काजल ने हथेली ऊपर उठाकर आयुष की तरफ देखा। आयुष उसकी खूबसूरती देखकर क्षण भर को चौंका, फिर सिर झटकर उसने 50 रुपए का नोट काजल की तरफ बढ़ाया। लो, इससे अपने लिए खाना खरीद लेना, मुझे यह रुपए नहीं चाहिए। काजल ने गंभीर स्वर में कहा। तो क्या चाहिए? आयुष ने हैरानी से पूछा। मुझे आप चाहिए। संपूर्ण रूप से बेझिझक काजल ने कह दिया। क्या कह रही हैं आप? आयुष चौंकता हुआ बोला। जो आपने सुना है। मैं चाहती हूँ आप मुझे 50 रुपए का दान न दें, बल्कि पूर्ण रूप से मुझे मिल जाएं। आपको मालूम है आप क्या मांग रही है? हाँ, यही पाने के लिए तो मैं भी आपकी तरह रोज इस मंदिर में आकर माथा टेकती हूँ। मैं आपको पाना चाहती हूँ। आयुष बाबू, खड़ी हो जाइए, आयुष ने गंभीर होकर कहा। काजल खड़ी हो गई। आयुष ने उसकी सुंदरता को ऊपर से नीचे तक निहारा, फिर बोला, आपको विश्वास है आप जो मांग रही हैं वह आपको मिल जाएगा। मैं दान पाने वालों की लाइन में बैठी हूँ। यह दान देने वाले की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह मुझे दान दे सकेगा या नहीं। आप बहुत होशियार हैं, आपकी मंशा पूरी करके कोई भी धन्य हो जाएगा। मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, आप समर्थ हैं आयुष जी। काजल गंभीर हो गई। आप मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आयुष गंभीर स्वर में बोला। आइए, वहाँ सामने चाय का स्टॉल है, वहीं बैठकर एक दूसरे को करीब से जान लेते हैं। आयुष से दोस्ती कर गदगद क्यों हुई काजल आयुष के साथ चाय के स्टॉल पर आ गई। दोनों वहाँ कोने की मेज के सामने की कुर्सियों पर आकर बैठे। आयुष ने चाय बिस्कुट का ऑर्डर दिया। क्या नाम है आपका? आयुष ने पूछा। मेरा नाम काजल है। कहाँ रहती हो? मैं यहाँ अपने जीजा के पास रहती हूँ। वह मोहल्ला गधियाना, सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहते हैं। गधियाना में? आयुष चौंका। क्या नाम है आपके जीजा का? आशुतोष राजपूत उर्फ प्रिंस उर्फ बबुआ। क्या? आयुष हैरानी से बोला। आप प्रिंस की साली हैं? अरे, वह तो मेरा फ्रेंड है। वाह, क्या अजीब संयोग है। प्रिंस से दोस्ती थी, अब उसकी साली साहिबा मेरी जिंदगी में एंट्री कर रही है। ओह, आप मेरे जीजा के फ्रेंड हैं। यह तो और अच्छी बात हो गई। काजल हंस पड़ी। अब तो आप मुझे अपना बनाने का मेरा प्रस्ताव मंजूर कर लेंगे न? बेशक, आयुष हंसकर बोला। आप सुंदर हैं, हसीन हैं, आपका प्रस्ताव मैं कैसे ठुकरा दूं? आयुष ने हाथ आगे बढ़ाया। काजल ने मुस्कुराकर अपना हाथ आयुष के हाथ में दे दिया। आयुष से दोस्ती हो जाने के बाद काजल बहुत खुश हुई। यह बात जब उसने अपनी बहन पलक को बताई तो उसने भी काजल की पसंद की सराहना की, क्योंकि आयुष एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। धीरे धीरे काजल और आयुष के बीच दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। हालांकि आयुष शादीशुदा था, इसके बावजूद उसका काजल के साथ चक्कर चल गया। वह उसे अपनी गाड़ी से इधर उधर घुमाता और शॉपिंग कराता था। काजल और पलक दोनों बहनें लालची स्वभाव की थीं, इसलिए कभी कभी काजल अपनी बहन पलक को भी आयुष के साथ घूमने के लिए बुलाकर ले जाती थी। आयुष दोनों बहनों को शॉपिंग कराता और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता था। दिन दहाड़े आयुष को किसने मारी गोली? उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में 2 दिसंबर 2024 की दोपहर बाद कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि OCF रामलीला मैदान में 2 गुटों में जमकर मार पिटाई हुई है, जिसमें एक पक्ष के युवक को गोली मार दी है। मौका मुआयना किया जाए। SHO सुरेंद्र पाल सिंह ने इस सूचना को रोजनामचे में दर्ज करके अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर कूच कर दिया।
पुलिस जब ओसीएफ रामलीला मैदान पहुंची तो वहां कुछ लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। इन्हीं में उस युवक के घर वाले भी थे जिसको गोली मार देने की सूचना कंट्रोल रूम से दी गई थी। एसएचओ सुरेंद्र पाल सिंह ने पास जाकर देखा तो जमीन पर एक 24 से 25 साल का युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी खोपड़ी के पीछे वाले भाग पर एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा था जिसमें से गाढ़ा खून बहकर उसके कपड़ों को रंग रहा था। चूंकि खून गाढ़ा हो चुका था, इससे अनुमान लगाया गया कि युवक के सिर में जो गोली मारी गई है उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। युवक के शरीर में प्राण नहीं रह गए थे, वह इस दुनिया को छोड़ चुका था। युवक के पास 2 से 3 युवक, एक बुजुर्ग दंपति और कुछ महिलाएं थीं। बुजुर्ग और एक महिला दहाड़े मारकर रो रहे थे। शायद ये दोनों इस मृत युवक के मम्मी पापा हो सकते थे। आप लोग इसके पास से हट जाइए, हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए, एसएचओ ने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनने के बाद फैमिली वाले उठकर युवक के शव के पास से दूर खड़े हो गए। एसएचओ सुरेंद्र पाल अपनी जांच में जुट गए। उन्होंने युवक की नब्ज टटोली तो वह थम चुकी थी। युवक के शरीर पर चोट के भी निशान नजर आ रहे थे। लग रहा था उसे पहले जमकर पीटा गया है। मृतक का अच्छी तरह मुआयना कर लेने के बाद एसएचओ ने सबसे पहले एसपी राजेश एस को इस घटना की सूचना दे दी। इसके बाद एसएचओ मृतक के फैमिली वालों के पास आए। वह अभी भी जार जार रो रहे थे। यह युवक आपका क्या लगता था? एसएचओ ने सहानुभूति से पूछा। यह मेरा बेटा है साहब, बुजुर्ग व्यक्ति रोते हुए बोला। इसका मैं अभागा बाप हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है और यह मेरी पत्नी रानी गुप्ता है। आयुष मेरा इकलौता बेटा था जिसे उन लोगों ने मार डाला। आप बताएंगे आपके बेटे का किन लोगों से झगड़ा हुआ था और इस झगड़े का कारण क्या रहा था? साहब, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसको जिस व्यक्ति ने मारा है उसका नाम प्रिंस है। नामालूम उसने मेरे बेटे की जान क्यों ली है यह हम मालूम कर लेंगे। आप यहाँ की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज करवा देना, हम आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। जी साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के कातिल को फांसी की सजा मिले, दिलीप कुमार रोते हुए बोला। ऐसा ही होगा, एसएचओ गंभीर हो गए। चूंकि एसपी राजेश एस फिंगरप्रिंट्स एक एक्सपर्ट और फोटोग्राफर्स की टीम के साथ वहां आ गए थे, इसलिए एसएचओ सुरेंद्र पाल सिंह मृतक के फैमिली वालों के पास से हट गए और एसपी साहब के पास आ गए। उन्होंने एसपी साहब को सैल्यूट किया और युवक के शव को दिखाकर बोले, सर, इस युवक के सिर में गोली मारी गई है। इसके फादर दिलीप कुमार गुप्ता का कहना है कि इसे प्रिंस नाम के व्यक्ति ने गोली मारी है। एसपी साहब युवक के शव के पास आए और उसका मुआयना करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर्स को अपनी कार्रवाई करने का इशारा कर दिया। इस युवक के सिर में गोली मारी गई है। सिंह साहब, आप मालूम कीजिए ये कौन है और उन्होंने यह कदम क्यों उठाया है। मुझे आप जांच कर कल तक रिपोर्ट देंगे, एसपी साहब बोले। ठीक है सर, एसएचओ सुरेंद्र पाल सिंह ने सिर हिलाकर कहा। सीसीटीवी में कैद हुए हत्यारे एसपी राजेश एसएचओ को कुछ हिदायतें देकर घटनास्थल से चले गए। उन्होंने वहां मौजूद कुछ चश्मदीदों से घटना के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि यहाँ 2 गुटों का आपस में झगड़ा हुआ था। एक पक्ष के लोग कुछ ज्यादा थे, सभी लाठी डंडों से लैस थे, वहीं इस युवक के गुट पर भारी पड़ गए थे। उन्होंने भगदड़ मचने पर इस युवक को पीछे से गोली मारी। गोली लगते ही यह नीचे गिरकर तड़पने लगा तो सब भाग गए। उन सभी के नाम वह नहीं बता पाए। जब युवक के पास से सबूत एकत्र करने का काम पूरा कर लिया गया तो शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहां पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई ताकि सबूत नष्ट करने की कोई कोशिश न हो। एसएचओ सुरेंद्र पाल सिंह वापस थाने लौट आए। उनके साथ युवक के पापा दिलीप कुमार गुप्ता भी थे। मृतक आयुष के पापा दिलीप कुमार गुप्ता शाहजहांपुर के ही रहने वाले आशुतोष राजपूत उर्फ प्रिंस उर्फ बबुआ, उसकी पत्नी पलक, साली काजल के अलावा स्वप्निल शर्मा, निशांत मिश्रा, अरविंद वर्मा, अनमोल सक्सेना, शेखर मौर्य, अनुज सिंह, आर्यन सिंह, पीयूष राठौर, कमल, मोहम्मद आदिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 191, 2, 191, 3, 190, 61, 2, 103, 1 के तहत मामला दर्ज कर लिया। मुख्य अभियुक्त आशुतोष राजपूत को बनाया गया था, जो सत्यपाल का बेटा था। यह मोहल्ला गद्दियाना में रहता था। शेष अभियुक्तों के बारे में विवेचना करके ही मालूम किया जाना था। एसएचओ सुरेंद्र पाल सिंह ने एसपी राजेश एस को दूसरे ही दिन यह जानकारी दे दी। उन्होंने एएसपी सिटी
के निर्देशन में एक पुलिस टीम गठित कर दी, जिसमें सीओ सिटी पंकज पंत, एसएचओ सुरेंद्र पाल सिंह, एसआई दिलशाद खां, प्रदीप शर्मा, अहसान अली, दिनेश कुमार, जगेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल मोनू चौधरी, आकिब सैफी, अंकित धाना और विनीत कुमार को शामिल किया गया। इस टीम को सबसे पहले प्रिंस के खिलाफ ठोस सबूत एकत्र करने थे। 2 दिसंबर 2024 को दिन दहाड़े ओसीए रामलीला मैदान में यह घटना घटी थी। इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे, यह जांच करके ही मालूम किया जाना था। पुलिस टीम ने इसकी जांच रामलीला ग्राउंड से ही शुरू की। रामलीला ग्राउंड में कई सीसीटीवी लगे हुए थे। जाहिर था यह घटना उन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई होगी। यही बात ध्यान में रखकर पुलिस टीम रामलीला ग्राउंड में पहुंच गई। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने का काम शुरू हुआ तो बहुत कुछ स्पष्ट होता गया। सीसीटीवी कैमरों ने यह रिकॉर्ड कर लिया था कि 2 दिसंबर की दोपहरी में वहां क्या कुछ घटित हुआ था। उन फुटेज में 2 गुट वहां दिखाई दिए थे। पहले से एक गुट के लोग वहां मोर्चा संभाले नजर आ रहे थे। मृतक युवक आयुष गुप्ता बाद में अपने साथ 5 से 7 युवकों के साथ पार्क में पहुंचता दिखाई दिया। पहले से वहां मौजूद युवकों के पास लाठी डंडे थे। आयुष जब वहां पहुंचा तो एक 25 से 26 साल का युवक उसके पास आया था। उसके साथ 3 से 4 अन्य युवक थे। पास आकर उसने आयुष से कुछ कहा था, फिर आयुष के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी थी। वह युवक बहुत गुस्से में था। आयुष के साथ आए युवकों ने बीच बचाव करना चाहा था, तब उनमें मार पिटाई शुरू हो गई थी। लाठी डंडे चलते दिखाई दे रहे थे। सभी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। फिर आयुष का दल भागता दिखाई दिया। आयुष एक बाइक पर बैठने की कोशिश में उसके पीछे दौड़ रहा था, तभी उसे किसी व्यक्ति ने गोली मार दी थी। आयुष को वहां बुलाने वाला दूसरे दल का लीडर कौन था, यह अनुमान लगाया जा रहा था। उसकी पहचान के लिए दिलीप कुमार गुप्ता को वहां पर बुलवाया गया। उन्हें जब सीसीटीवी की फुटेज दिखाई गई तो उन्होंने पहचान कर बताया, साहब यह एक पतला सा युवक प्रिंस राजपूत है। दूसरा युवक अरविंद वर्मा, तीसरा पीयूष राठौर है। यह मोहल्ला जलाल नगर बजरिया, थाना सदर बाजार में रहता है। मैं अन्य को नहीं पहचानता। हमारे हाथ प्रिंस आ गया तो सभी के नाम सामने आते जाएंगे, सीओ पंकज पंत बोले। फिलहाल हमें अपना ध्यान प्रिंस के ऊपर केंद्रित करना है। उसे गिरफ्तार करना जरूरी है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लेकर पुलिस टीम थाने लौट आई। प्रिंस को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर दबिश दी गई तो वे घर से फरार मिला। पुलिस ने उसके घर पर गुप्त रूप से निगरानी के लिए एक पुलिसकर्मी को लगा दिया। डेड बॉडी रखकर 2.5 घंटे तक क्यों किया हाईवे जाम। 4 दिसंबर 2024 को फैमिली वालों को जिला अस्पताल से आयुष गुप्ता का शव पोस्टमार्टम के बाद मिल गया। चूंकि अभी तक पुलिस उसकी हत्या में शामिल नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, इसलिए आयुष के फैमिली वालों में काफी गुस्सा था। उन्होंने आयुष की डेड बॉडी शाहजहांपुर पीलीभीत हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने उन्हें समझाया और सड़क को सुचारू रूप चलने देने के लिए शव हटाकर उसका अंतिम संस्कार करने को कहा तो वे लोग नहीं माने। उनकी एक ही मांग थी कि पुलिस पहले हत्यारों को गिरफ्तार करे, तभी आयुष का अंतिम संस्कार होगा। मौके पर डीएम प्रवींद्र सिंह और सीओ सिटी पंकज पंत भी वहां आ गए, लेकिन आयुष के फैमिली वाले नहीं माने। जाम बढ़ने लगा। तब पुलिस ने आला अधिकारियों को फोन किया तो एसपी राजेश स्वयं घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने फैमिली वालों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे में वे मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देंगे। उनके समझाने पर 2.5 घंटे बाद वे आयुष की डेड बॉडी को राजमार्ग से हटाने पर राजी हुए। फिर आयुष के शव का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसी शाम को आशुतोष राजपूत उर्फ प्रिंस उर्फ बबुआ, आर्यन उर्फ शुभांकर व काजल को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ करने पर 11 अन्य लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने प्रिंस से वह तमंचा और 2 कारतूस भी हासिल कर लिया, जिससे आयुष की खोपड़ी में गोली मारी गई थी। आयुष को उसकी प्रेमिका काजल, जो प्रिंस की साली लगती थी, उसके द्वारा झूठ बोल कर ओसीए रामलीला ग्राउंड में बुलवाया गया था। काजल ने आयुष से कहा था कि वे वहां पर उसका इंतजार कर रही है, लेकिन आयुष को दाल में कुछ काला लगा था, क्योंकि एक दिन पहले ही उसकी प्रिंस से झड़प हो गई थी। दरअसल प्रिंस और आयुष गुप्ता दोस्त थे, लेकिन प्रिंस ने उसे 1 दिसंबर 2024 को अपनी पत्नी पलक और साली काजल के साथ आयुष को नेशनल हाईवे पर एक ढाबे से एक साथ बाहर निकलते देख लिया था। यह देखकर वे आयुष पर आग बबूला होकर बोला था,
तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी पत्नी और साली को इस ढाबे में लाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू कल OCF ग्राउंड में आना, वहां देखूंगा तुझे। इसी धमकी की वजह से 5 से 7 लड़के लेकर दोपहरी में OCF रामलीला ग्राउंड में आयुष गया था, लेकिन वहां प्रिंस ने पहले से 12 से 13 लड़के इकट्ठे कर रखे थे, जिन्होंने आयुष को घेर कर मारना शुरू कर दिया था। आयुष घबराकर अपने साथियों के साथ भागने लगा था, तब पीछे से उसकी खोपड़ी में गोली मार दी गई थी, जिससे आयुष की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस टीम के सामने 14 लोगों के नाम सामने आए तो SP राजेश एस ने 4 पुलिस टीमें बनाकर शेष अभियुक्तों को पकड़ने का आदेश दे दिया। कथा लिखे जाने तक पुलिस ने मोहित, अमन खां, पीयूष राठौड़ को पकड़कर जेल भेज दिया था। अन्य फरार अभियुक्तों में हिंदू युवा वाहिनी का पूर्व जिलाध्यक्ष स्वप्निल शर्मा, शेखर मौर्य, अनमोल सक्सेना और अनुज भी हैं। पुलिस टीमें इन्हें पकड़ने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थीं। इनकी गिरफ्तारी पर SP ने 25 से 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। उम्मीद है कि ये लोग भी शीघ्र पुलिस के हथे चढ़ जाएंगे। साथियों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना